मैं पहली बार बस्तर में अगस्त 2011 में हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मुझे पहले ही बता दिया गया था कि अगर हमला होता है तो तुम्हें सारा सामान, लैपटॉप इत्यादि छोड़कर किस तरह से तुम्हें जंगल इत्यादि में भाग जाना है। तो ये जो कैटेगरीज बनाई हुई है हमने, परंपरा और आधुनिकता, ये जंगल में काम नहीं करती है। हाउ कॉमन इज दिस आशुतोष भारद्वाज? जिस तरीके से नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा के शव के साथ बर्ताव किया, वो तो बहुत बारबरिक है। कुछ ही घटनाओं में नक्सली शव को बहुत ही क्रूरता से, बहुत ही बर्बरता से और पाशविक तरीके से बरतते हैं। ये सरकार के ऊपर, भारत सत्ता के ऊपर कितना बड़ा दाग है कि वो जिस ग्रुप से वार्तालाप कर रही है उसी ग्रुप के संवाद वाहक को वो खत्म कर डालती है, मार देती है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का सबसे चमकीला सेगमेंट है जिसका नाम है किताब वाला। किताब वाला में आज हमारे मेहमान हैं नौजवान पत्रकार, लेकिन इनके लिखे से आपको फरेब हो सकता है, एक भ्रम हो सकता है, क्योंकि हर्फ ये जरूरी नहीं कि हमारे बदन पर जितनी हरारतें गुजरी हो उनकी हिफाजत करते हुए ठीक ठीक हिसाब बता दें। तो आप इन आशुतोष भारद्वाज को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई बहुत चिंतनशील और सोच में तो प्रौढ़ है ही, वय में प्रौढ़ व्यक्ति इसे लिख रहा है। लेकिन आप देखिए माशाल्लाह स्क्रीन पर बिल्कुल नौजवान नजर आ रहे हैं, बम भोले की भरपूर कृपा है। और आशुतोष भारद्वाज की अंग्रेजी में एक किताब आ रही है, द डेथ स्क्रिप्ट। इस किताब को हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया है और इन्होंने बकौल पत्रकार छत्तीसगढ़ में इंडियन एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो चीफ के तौर पर काम करते हुए दंडकारण्य जोन को, या कहें कि नक्सली इलाके को, जो माओवाद की समस्या से ग्रस्त इलाका है, जो रेड कॉरिडोर है, उसको कवर किया, जिसमें ओडिशा का इलाका है, मलकानगिरी का एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश का पड़ता है, एक दो जिले महाराष्ट्र के पड़ते हैं, और फिर छत्तीसगढ़ का इलाका तो है ही जिसमें बीजापुर और नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये सारे इलाके हैं। तो उनकी बारे में लिखा गया है। और ये लिखना किसी बहुत ही रपटीले अंदाज में नहीं है, फ्लैट नहीं है, सिर्फ अभिधा में नहीं है, कई इसकी लेयर्स हैं, कई इसके भाव हैं। और मुझे लगता है कि देश के भीतर जो, जिसके लिए हम लोग अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं मिलिटेंसी, उस मिलिटेंसी को समझने के लिए कि हमारे देश के नागरिक हमारे देश की सरकारों के खिलाफ क्यों हथियार उठा रहे हैं, इसको समझने के लिए सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से और उन मिलिटेंट्स के, उन चरमपंथियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन किताबों की भविष्य में गणना की जाएगी, द डेथ स्क्रिप्ट उनमें से एक होगी। मैं अमूमन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करता हूं, पर ये वो किताब है जिसे पढ़ने के बाद जो लल्लन टॉप के सुधी पाठक हैं वो जानते हैं कि मैं नेता नगरी के एपिसोड में भी इसका जिक्र कर चुका हूं, आखिरी में फुर्सत की सलाह में, और अपने सब जानने वालों से भी कर रहा हूं। तो बहुत शुक्रिया आशुतोष भारद्वाज किताब वाला में मेहमान बनकर आने के लिए, और एक पाठक के तौर पर शुक्रिया द डेथ स्क्रिप्ट लिखने के लिए। धन्यवाद सौरभ। ये कितने नर्वस हैं आशुतोष आप? पहला इंटरव्यू आपका, पत्रकार का इंटरव्यू हो रहा है। असल में मैं अब तक लोगों का इंटरव्यू ही लेता रहा हूँ जी, पहली बार मैं इस तरफ बैठा हुआ हूँ। बढ़िया है। तो कुछ अपने बारे में बताइए पहले, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई आपकी, कहाँ के रहने वाले हैं? कई शहरों में रहा हूँ, तो अब जी, ये प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है कि कहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, और छत्तीसगढ़ में आपने बताया कई साल रहा हूँ, और बम्बई भी रहा हूँ, दिल्ली भी हूँ, और पिछले लगभग 2.5-3 साल से शिमला में हूँ। तो शिमला में क्या कर रहे हैं आप? मैं शिमला आया था फेलोशिप के लिए। हम्म, एडवांस स्टडी में मुझे फेलोशिप मिली थी भारतीय उपन्यास पर और उपन्यास की आधुनिकता पर काम करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो यहाँ आया था, तो फेलोशिप खत्म हो गई और संयोग से अब कोरोना हो गया, तो अब मैं शिमला में अटक गया हूँ, ऐसे समझिए। जब मैं द डेथ स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था तो उस पे लिखा हुआ था कि शिमला में ये जो उच्च शिक्षण संस्थान है ना, उच्च अध्ययन संस्थान हिंदी में इसको बोलते हैं, शोध से जुड़ा, उसके बाद आप प्राग जाने वाले हैं। बहुत जी जी शहर है प्राग, जी जी। क्या करने जा रहे हैं? मुझे वहाँ प्राग में सिटी ऑफ लिटरेचर करके एक फेलोशिप है, मुझे जी, वो मिली है। तो अगर कोरोना नहीं हुआ होता तो मुझे जून अंत में चले जाना था,
लेकिन अब ये वो थोड़ी आगे खिसक गई है, तो अल्प विराम लग गया है कई चीज। हाँ। आशुतोष की एक किताब जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, अंग्रेजी में जो है द डेथ स्क्रिप्ट। इसके अलावा 2 किताबें इनकी और आ रखी हैं हिंदी में। तो ये उन लोगों में से हैं जो दोनों भाषाओं में पूरे अधिकार के साथ विचरण करते हैं। इनकी हिंदी में जो पहली किताब है वो कहानियों का संग्रह है जिसका शीर्षक है जो फ्रेम में न थे। ये सूर्य किरण प्रकाशन से है। और दूसरी किताब है पितृवध। ये साहित्य पर, सिनेमा पर इनके निबंधों का संकलन है जो कि राजकमल से प्रकाशित है। और तीसरी किताब द डेथ स्क्रिप्ट। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो सबसे जिस टुकड़े तक पहुंचने की हम लगातार कोशिश कर रहे थे, क्योंकि शुरुआती पन्नों में उसका जिक्र आता है, वो 2 हफ्ते जब आप नक्सलियों के साथ थे ताकि उनके सबसे बड़े लीडर का इंटरव्यू कर सके, तो बिल्कुल दीन दुनिया से कटे हुए थे। तो कैसे पत्रकार पहुंचते हैं, मतलब उसमें क्या क्या बताया जा सकता है कि अगर आपको नक्सलियों का इंटरव्यू करना है, उनके कमांडर का इंटरव्यू करना है कि भाई उन्होंने क्यों हथियार उठा रखी है, क्यों लड़ रहे हैं वो स्टेट से, तो उन तक पहुंचने का जरिया क्या होता है? देखिए, जिस घटना का आपने जिक्र किया, मैं वो करीब 23 दिन था मैं वहां अंदर जी। 2 हफ्ते भी से भी अधिक था। तो आप गौर करें कि मैं छत्तीसगढ़ गया हूं अगस्त 2011 में। जी। मैं पहली बार बस्तर में अगस्त 2011 में हूं, और ये इतना लंबी अवधि में रहने का जो मुझे अवसर मिला वो मिलता है मुझे जाकर फरवरी मार्च 2014 में। 3 बरस बाद। हाँ, तो लगभग ढाई बरस बाद। तो आप लगातार जाते हैं जंगल में अंदर, धीरे धीरे करके एक जंगल से दूसरे जंगल, एक नदी से दूसरी नदी पार करते हैं। आप ग्रामीणों का विश्वास जीतते हैं। अब अपनी अच्छी पत्रकारिता से आप नक्सली को भी ये महसूस होने लगता है कि ये व्यक्ति ये वाकई अच्छा पत्रकार है, ये उसको उनकी दिलचस्पी है। इसकी दिलचस्पी तथ्य में है। हाँ, वही, सत्य में नहीं है। जी, वही मैंने कहा कि अगर आप इसको स्पेस दोगे भी तो भले ही हमारी आलोचना करेगा, लेकिन ये अपनी चेतना से विद्रोह नहीं करेगा। तो धीरे धीरे सभी पक्षों के लोग, वो भले ग्रामीण हो, आदिवासी हो, या पुलिस वाले हो, या माओवादी हो, वो आपकी निष्ठा पर भरोसा करने लगते हैं। तो उनको आपकी निष्ठा पर निष्ठा होने लगती है। उनको लगता है कि ये व्यक्ति उनके साथ दगाबाजी नहीं करेगा। इस तरह से वो रास्ता धीरे धीरे खुलता जाता है। अच्छा, कभी आशुतोष आपको ऐसा नहीं लगा कि आप जिस नक्सली की जिस टुकड़ी के साथ मूव कर रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, यदि वो पैरामिलिट्री के साथ उसकी फायरिंग शुरू हो जाती है, एनकाउंटर शुरू हो जाता है, तो ऐसे में आपके पास दलीलें क्या होंगी? मतलब कैसे रिस्पॉन्ड करती है पैरामिलिट्री? भाई आप जर्नलिस्ट हो तो इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो? देखिए, ये सारी हाइपोथेटिकल किस्म की ये आपके दिमाग में आई होगी आशुतोष? हाँ, सारी समस्याएं थी। मसलन मुझे ये भी लगता था कि कभी भी हम पर हमला भी हो सकता है, और मैंने इस किताब में बहुत विस्तार से जिक्र किया भी है जी। एक रात तो ऐसा लगा था कि बस हम पर आज रात हमला हो जाएगा। और जब मैं वहां पहुंचा था तो मुझे पहले ही बता दिया गया था कि अगर हमला होता है तो तुम्हें सारा सामान, लैपटॉप इत्यादि छोड़कर किस तरह से तुम्हें जंगल इत्यादि में भाग जाना है। तो जो आपका प्रश्न अभी कहा कि मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को कैसे बतलाऊंगा कि पत्रकार हूं, मेरे ख्याल से जंगल में जब गोलियां चलती हैं तो इतना समय भी नहीं मिलता बताने का। जब दोनों तरफ से आवेश में आकर जब मोर्टार 51 mm के जब मोर्टार गिर रहे हैं तो आप खड़े होकर नहीं बता पाएंगे। वो बड़ी आदर्श किस्म की स्थिति है। तो आप अब घिर चुके हैं, फिर वहां आपके पास समय नहीं है। तो मैं तय था कि अगर ऐसा होता है तो मुझे कहीं निकल कर जाना ही पड़ेगा, भागना पड़ेगा। बहुत सारे विषय हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ, और सबसे पहले मैं जो समय का बोध है, तो अबूझमाड़ का एरिया है उसमें है कि आपने एक जगह एक प्रसंग में लिखा है कि मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था जी, रास्ता भटक गया तो एक गांव वाला साथ बैठ गया और मुझे जहां जाना था वो साथ साथ चला जी, वहां रुका रहा, अपना वो चावल खाता रहा, उन लोगों की जिस घर में रुका था उनकी मदद करता रहा, कोई पूर्व का परिचय नहीं जी। और फिर हम अपने आधुनिकता के समय बोध को उस पर स्थापित करते हैं, अरे साहब ये लोग तो पिछड़े हैं। एक नजरिया होता है इनको देखने का, वो ये होता है कि ये पिछड़े इलाके के लोग हैं, ये जंगल के लोग हैं। तो वो जंगल के लोग कैसे देखते हैं इस कथित आधुनिकता को या शहर को?
देखिए, कुछ लोगों के भीतर तो आकर्षण है। हाँ, जो लोग शहर जाते हैं वो शहर की रोशनी के प्रति निश्चित रूप से आकर्षित होते हैं, लेकिन जो मेरी समझ है वो शहर को बड़े संदेह से देखते हैं। क्योंकि ये जो कैटेगरीज बनाई हुई है हमने, परंपरा और आधुनिकता, ये जंगल में काम नहीं करती है। ये जंगल के निवासी की चेतना में शहरी और आधुनिक या ग्रामीण या प्राचीन का बोध नहीं है। मैंने किताब में एक उल्लेख भी किया है। मसलन एक टर्म है हमारी जो हम अपनी वोकेबलरी में बहुत प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी की पत्रकार, रिमोट विलेज, इंटीरियर विलेज। हाँ, ये सरकार भी करती है कि भाई वहां क्यों नहीं जा रहे हो आप, वो इंटीरियर का इलाका है। तो ये जो शब्द है इंटीरियर, ये आदिवासी की भाषा में नहीं है। उसके लिए तो पूरा जंगल उसका अपना प्लेग्राउंड है, उसका अपना अपना क्षेत्र है। वो अपने जंगल को एक्सेसिबल और नॉन एक्सेसिबल करके नहीं बांटता है। तो ये पदावलियां, ये शहर की पदावलियां हैं जिनसे शहर गांव को समझने की या जंगल को समझने की कोशिश करता है, और मेरे ख्याल से लगभग असफल रहता है। इन पदावलियों से आप एक भिन्न सभ्यता को, एक भिन्न संस्कृति को डिकोड नहीं कर सकते। ठीक कह रहे हैं आप। एक 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 किस्म की उदासी है, निर्लिप्तता की कोशिश में लिपटी वो उदासी है जो पूरी किताब पर पसरी है। उसके जो टाइटल आते हैं, डेथ, डिस्पेयर, इन सब में भी, तो ये कई दफा ऐसा लगता है जैसे एक रिपोर्टर है जो अपने रिपोर्टिंग के काम निपटा कर भी अपनी डायरी में अपने लिए कुछ इंदराजियां कर रहा है। तो इस किताब की शक्ल कैसे बननी शुरू हुई? देखिए, जब मैं वहां गया था तो लगभग पहले महीने में ही मुझे ये लग गया था कि ये जो अनुभव मेरे साथ होने वाला है वो इतना बीहड़ और इतना विराट होगा कि लिखे बगैर, अपने आप को लिखवाए बगैर ये छोड़ेगा नहीं मुझे। वो शुरू से ही बेताल की तरह मुझ पर सवार था, ये मुझे तय था। तो अब चुनौती ये थी कि आखिर इसे किस फॉर्म में लिखूं। शुरुआत में मैंने इसको डायरी फॉर्म में लिखना शुरू किया था। फिर मुझे लगा नहीं, डायरी में बात बनेगी नहीं, जितनी विविध स्वर हैं वो डायरी पे संभव नहीं है। फिर मैंने इसको बतौर उपन्यास लिखना शुरू किया। तो मैंने उपन्यास करीब 40-50 हजार शब्द लिखे भी इसके, और उसके तो कुछ एक अंश यहाँ वहां छपे भी हैं, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। लेकिन वहां भी मुझे लगा कि नहीं, उपन्यास भी बात नहीं, इससे बन नहीं पा रही है, इसके लिए मुझे कुछ और विधा चाहिए। तब फिर वो विधा आई जिसे आप आज देख रहे हैं, जिसमें कई किस्म की आवाजें हैं, जिसमें मृतक भी आकर अपनी कहानी सुनाता है, पुलिस वाले भी अपनी कहानी सुनाते हैं, बीच में ढेर सारे फुटनोट्स हैं, जैसे सिनेमा है, उपन्यास है, इत्यादि इत्यादि, और बतौर नैरेटर मैं भी उपलब्ध हूं कहीं ना कहीं। तो ये बड़े जद्दोजहद 6-7 साल के संघर्ष के बाद ये फॉर्म विकसित हुई है। अच्छा, पहली मर्तबा का अनुभव कैसा था? जब मैं पहली दफा, मतलब मेरा तो आपके मुकाबले अनुभव ऐसा है जैसे समंदर और बूंद का मामला है। मैं 2 ही दफा गया हूँ दंतेवाड़ा वाले उस एरिया में, एक दफा विधानसभा चुनाव के वक्त और एक बार छुट्टी मनाने के लिए। तो जो पहली दफा दाखिल होते हैं ना, हमने इतना सुन रखा होता है अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए, कि कोई हमारी तरफ मोटरसाइकिल से आ रहा, हमें रास्ता बताने में मदद भी कर रहा है, तो ऐसे दिमाग में चलता रहता है कि आदिवासी है कि नक्सली है, नक्सली है कि इन्फॉर्मर है, मतलब है कौन? एक संशय का स्थायी भाव रहता है। तो आप जब गए तो दिल्ली से किन हिदायतों के साथ भेजे गए थे, और बिल्कुल शुरुआती अनुभव आपका क्या था? यथार्थ आपके चेहरे पर कैसे आके टकराया था? देखिए, आपको दिलचस्प बात बताऊं कि मैं दिल्ली से गाड़ी चलाकर रायपुर जाता हूं, पहुंचता हूं अपनी छोटी कार 2.5 दिन में। रायपुर पहुंचता हूं मैं 17 अगस्त को। एक होटल में कमरा लेता हूं कि अब मुझे यहाँ घर ढूंढना है। 48 घंटे से भी कम समय में टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आती है कि 11 जवान नक्सली हमले में मारे गए भोपालपट्टनम में, जो रायपुर से लगभग 20 घंटे का रास्ता है। तो मैं एकदम नया हूं, मुझे कोई अनुभव नहीं है, मेरे पास प्रायर कोई रीडिंग नहीं है, तो मैं वहां छोड़कर तुरंत निकल जाता हूं। तो मेरे पास जो पहला अनुभव आता है वो बहुत ही आकस्मिक तौर पर आता है। मैं उस समय तैयार भी नहीं था, मैं अपने आराम से होटल में था कि अब यहाँ मैं घर लूंगा और फिर धीरे धीरे जंगल जाना शुरू करूंगा। तो जब मैं पहली बार भोपालपट्टनम पहुंचा तो वो मेरे लिए बीहड़ अनुभव था। जिस संशय की आपने बात कही, मुझे जितना संशय बाहर देखकर होना शुरू हुआ, व्यक्ति पर, जंगल पर, पेड़ पर,
उससे कहीं अधिक मुझे धीरे धीरे अपनी निगाह पर होना शुरू हो गया। क्योंकि जिन मान्यताओं के साथ, जिस शब्दावली के साथ मैं जंगल गया था, मुझे लगा कि ये सब कहीं ना कहीं निरी अपर्याप्त हैं और शायद अश्लील भी हैं उस जंगल को डिकोड करने के लिए। तो मैं खुद ब खुद संशय से घिरता गया। और जो आपने एक जगह भी कहा कि वो उदासी उसमें छाई रहती है, वो दरअसल उसी संशय से उपजी हुई उदासी है कि आखिर हम अपने आप को एक सुपीरियर, एक बड़ी श्रेष्ठ स्थिति से देख रहे थे अपने आप को कि हम महानगर से आए हैं, इनके बारे में बतलाने के लिए आए हैं, लेकिन क्या हम कुछ बतला भी पाएंगे? ऐसा क्या है मेरे पास कहने को? क्या मैं इनकी बात को जो का त्यों अनुदित कर भी पाऊंगा? इन तमाम प्रश्नों से मैं घिर गया था बहुत जल्दी वहां जाकर। अच्छा, शुरुआती दौर में कुछ इस तरह का दबाव रहता है कि आशुतोष की जो पैरामिलिट्री या छत्तीसगढ़ पुलिस या छत्तीसगढ़ की सरकारों का पक्ष है, वही पक्ष सत्य की तरह पेश किया जाए, इस तरह का दबाव रहता है वहां पत्रकारिता करते हुए? हाँ, देखिए, ये छुटपुट बना रहता है, किसी पर ज्यादा होता है, लेकिन संयोग से मुझ पर कोई खास पड़ा नहीं, क्योंकि मैं शुरू से बहुत ही निर्भीक होकर काम कर रहा था। मेरा अखबार भी मेरी सारी खबरों को बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित कर ही रहा था, तो मुझे ऐसा कोई खास दबाव सहना नहीं पड़ा। मुझे पुलिस ने कभी रोका टोका नहीं, कभी जंगल जाते समय मुझे किसी ने छेड़ा नहीं कि अपनी सामान दिखाओ या अपना कैमरा दिखाओ इत्यादि। ये मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन होता फिर भी है। मैं आपने व्यक्तिगत अनुभव पूछ रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा, जब हम छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में नक्सल की मौजूदगी के बारे में सोचते हैं तो दो बड़ी घटनाएं, जिनके बारे में आज सुबह मैं आपसे फोन पर भी जिक्र कर रहा था जब हम इस इंटरव्यू के प्रारूप के बारे में बात कर रहे थे, दो बड़ी घटनाएं सबसे पहले आती हैं। एक तो वो जो झीरम घाटी में हमला हुआ था, एक कांग्रेस के नेताओं के कॉन्वॉय पर हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और सलवा जुडूम शुरू करने वाले महेंद्र कर्मा, इन सब लोगों को घेर के मारा गया था। और एक हमला होता है जिसमें पैरामिलिट्री के जवानों को, 76 जवानों को एम्बुश करके मारा जाता है। इन दोनों घटनाओं के वक्त आप कहां पर थे आशुतोष? आपने जो कि करीब से रिपोर्ट किया होगा। देखिए, जो दूसरी घटना है वो 2010 अप्रैल की है जी, तब तक आप पहुंचे नहीं थे। तब मैं दिल्ली में था। लेकिन तीसरी है, मैं वहीं था और संयोग है कि मैं उस कांग्रेस की कॉन्वॉय का हिस्सा होने वाला था, लेकिन किसी वजह से। आप वो रैली कवर करने जाने वाले थे उस कॉन्वॉय के साथ? जी जी, परिवर्तन यात्रा कांग्रेस जो कर रही थी, इससे कुछ समय पहले कांग्रेस ने बीजापुर में की थी, तो बीजापुर में मैं कांग्रेस के साथ गया था। अब सुकमा में भी मुझे जाना था, ये जो झीरम का जो हमला है, लेकिन किसी वजह से मेरे पास कोई दूसरी खबर आ गई थी, तो मैं इसके साथ नहीं हो पाया था। तो लेकिन मैं उस समय पूरा मौजूद था और लगभग शायद 7-8 घंटे में घटना स्थल पर पहुंच भी गया था। क्या हुआ था बाद में? तो आपने बहुत सारे लोगों से बात की होगी। देखिए, अगर आपका इशारा उस षड्यंत्र थ्योरी की तरफ है जो बहुत, मेरा इशारा, मैं बहुत आशुतोष बहुत खुले हिसाब से बात करने। हाँ। जो जितनी थ्योरी है सब बता दीजिए। मैं और मेरा दर्शक कटोरा लेके आता है, किसी एजेंडे के साथ नहीं आता है। हाँ, तो मेरा भी वही हिसाब है कि बहुत से लोग अभी भी कहते रहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थी और बीजेपी ने या कांग्रेस के कुछ लोगों ने मिलकर नक्सलियों के साथ साठगांठ की। लेकिन जितनी मेरी समझ है और जो मैंने काम किया है अंदर, मैं कई बार अंदर गया हूँ, कई लोगों से मिला हूँ नक्सलियों से, तो ये इसमें कोई षड्यंत्र नहीं था, कोई साठगांठ नहीं थी, एक हमला था। और उनको पुख्ता जानकारी थी कि कॉन्वॉय गुजरेगा? हाँ, उनको जानकारी थी। इस पर मैंने खबर लिखी है कि वहाँ उनके पास इनपुट्स था ये वाला। ये बात भी कही जाती है, क्या वो छत्तीसगढ़ के ही थे नक्सली या ओडिशा के थे या हमेशा की तरह आंध्र प्रदेश के थे? देखिए, मिक्स था। आंध्र प्रदेश के तो अब अधिकांशतः बड़ी पोजीशंस पर रह गए हैं। हाँ, सेंट्रल कमेटी वगैरह में, सेंट्रल कमेटी या उसे डिविजनल कमेटी टाइप के से। लेकिन जो आपका ये प्रश्न है कि किसी एम्बुश टीम में या स्क्वाड में जो हमला करती है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, अगर आपका ये प्रश्न जी। हाँ, तो किसी भी टीम में यहाँ वहाँ के लोग होते ही हैं, क्योंकि देखिए, दंडकारण्य सिर्फ छत्तीसगढ़ से मिलकर नहीं बनता है। दंडकारण्य में उड़ीसा भी है, गढ़चिरौली भी है। तो स्वाभाविक है कि इन सभी के कैडर्स किसी भी बड़े स्क्वाड में या प्लाटून में मिल सकते हैं।
तो उसमें ये जो हमला हुआ है, करीब 150 से 200 लोग उस समय उपस्थित थे, 150 से 200 नक्सली। तो उसमें जाहिर है कुछ एक उड़ीसा के भी होंगे, कुछ एक शायद गढ़चिरौली महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं। ये कोई असंभाव्य या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज भी नहीं है कि कहाँ के लोग हैं। मसला ये है कि माओवादियों ने तय करके महेंद्र कर्मा पर हमला किया था। और ये जो बात कही जाती है कि बाकी सब लोग कोलेटरल डैमेज में गिने जाएंगे, मतलब मकसद नहीं था, ऐसा कुछ भी बात आती है सामने। हाँ देखिए, इसमें मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि अबूझमाड़ बटालियन जो उस समय थी, उसके जो हेड थे उस समय माओवादियों के, रामधेर, उन्नसे मेरी बात हो रही थी, एकदम रिकॉर्डेड इंटरव्यू। इस घटना के बाद? आज घटना के कुछ समय बाद। तो मैंने जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, यही मैंने पूछा था, मैं जो कहते आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब हमने रेडियो पर खबर सुनी कि नंद कुमार पटेल और उसके बेटे को मार दिया गया, तो हमने कहा ये क्या कर दिया। तो नक्सली भी कहीं ना कहीं पटेल और पटेल साहब और उनके बेटे को मारने के हक में नहीं थे। और आपको याद हो कि उन्होंने बाद में कुछ नेताओं ने खेद भी प्रकट किया कि हमें हमला सिर्फ कर्मा पे करना था, ये लोग बेकार में चपेट में आ गए। लेकिन देखिए, जब युद्ध होता है, जब हमले होते हैं, तो आप किसी एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके बाहर नहीं ला सकते गाड़ी से। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हम ऐसे युद्ध से गुजर रहे हैं जहां तमाम निर्दोष मारे जा रहे हैं। हाउ कॉमन इज दिस आशुतोष भारद्वाज, जिस तरीके से नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा के शव के साथ बर्ताव किया? वो तो बहुत बार्बरिक है, इतना तो नहीं है। ये सही है कि कुछ एक घटनाओं में नक्सली शव को बहुत ही क्रूरता से, बहुत ही बर्बरता से और पाशविक तरीके से बरतते हैं। मसलन रानी बोदली में उन्होंने जो किया था, लेकिन जो कर्मा के साथ हुआ है वो अप्रत्याशित है, अनहोनी है। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है उनकी, वो विभत्सता का वो चरम सीमा है उसकी। कैसे, हाउ डू यू गेट बैक टू सेनिटी आफ्टर रीडिंग दिस और आफ्टर विटनेसिंग दिस? जैसे किताब में एक प्रसंग है जिसमें आप बता रहे हैं कि डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे हैं जंगल में, खुले एरिया में। जब ये सब देख के हम आते हैं, जैसे जब मैंने पहली दफा पोस्टमार्टम हाउस में एक शव का विच्छेद होते हुए देखा, तो मतलब उन रातों को तो छोड़ दिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तब भी वो मंजर मेरे दिमाग में कौंध रहा है। तो कोई टोटम होता है, हाउ डू यू गेट बैक टू नॉर्मल, की वो नहीं रहता, मतलब हाउ डज इट फंक्शन? देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि कोई नॉर्मल सी जैसी चीज पर वापस पहुंचना संभव नहीं होता, क्योंकि आप एक लाश को देखने के बाद जब दोबारा जहां पहुंचते हैं तो आप वहां नहीं आते जहां से आपने छोड़ा था। आप बुनियादी तौर से भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुके होते हैं, भले ही आप ये स्वीकारें या ना, या बताएं या ना बताएं। तो नॉर्मल, वो जिसे कहते हैं कि आजकल बड़ा पिटा हुआ सा फ्रेज है, न्यू नॉर्मल। तो आप इस तरह से आप जिस अवस्था में पहुंचते हैं वही नहीं होती जहां पहले थे। महिलाओं के बारे में मैं जानना चाहता हूं, दोनों ही तरह से। महिलाएं जो वहां के ग्रामीण जीवन का हिस्सा हैं और सबसे ज्यादा सफर करती हैं, क्योंकि पुरुष एक फॉडर की तरह हो गए हैं। मतलब पुरुष हैं जो पैरामिलिट्री में हैं, फिर पुरुष हैं जो इन्फॉर्मर हैं, स्विच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, शक की नजर से देखे जा रहे हैं, और फिर पुरुष हैं जो बटालियन में हैं, और महिलाएं हैं जो बीच में हैं, ग्राम समाज में हैं, और महिलाएं हैं जो नक्सलियों की बटालियन का हिस्सा है। हाउ डू यू लुक एट देम? जैसे आपने नक्सलियों की जो बटालियन है उसमें महिलाओं की स्थिति पर बहुत विस्तार से लिखा भी है, आपने कई महिला नक्सलियों से बात भी की है। जी जी। देखिए, करीब 40% तो नक्सल कैडर है उसकी महिलाएं हैं दंडकारण्य में। 40%? हाँ, तकरीबन इतना। आप किसी भी स्क्वाड प्लाटून में जाएंगे, आपको देखा काफी अच्छी खासी महिलाएं दिख जाएंगी। तो अगर आप सिर्फ इस तथ्य को लें, कोरे तथ्य को, तो आपको लगेगा कि महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत उस जगह कहीं बेहतर होगी। मेरी इस बारे में काफी डिबेट भी होती रहती है अपने पुलिस साथियों से। तो मेरा जो तर्क यही है कि अगर किसी भी सेना का लगभग आधा हिस्सा
अगर शोषण का शिकार हो रहा हो और वो स्त्री हो, तो वो सेना ध्वस्त हो जाएगी, वो सेना चल नहीं पाएगी। ये अक्सर ये एक नैरेटिव बुना जाता है कि नक्सल महिलाओं के साथ उनके बड़े कुछ जो लीडर्स वगैरह हैं वो शोषण इत्यादि करते हैं। कुछ एक लिव इन की रिलेशनशिप, कुछ लिव इन के उदाहरण हैं, इसमें कोई इससे इनकार नहीं हो सकता। कुछ एक मिसबिहेव के भी इंस्टेंसेस हमें पता है, लेकिन इस सब के बावजूद स्त्री की स्थिति अगर वहां बेहतर नहीं होगी, सशक्त और समर्थ नहीं होगी, तो स्त्री बंदूक उठाकर वहां लड़ेगी नहीं। आप जानते हैं कि आप अक्सर ये घटनाएं सुनते रहते हैं कि आज फला सीआरपीएफ कैंप में डिप्रेशन में आकर उसने अपनी बंदूक उठाकर सिपाही ने 4 लोगों को मार दिया, है ना। ये बहुत ही सुन, तो अगर स्त्री के साथ होगा, वो स्त्री जिसे हथियार चलाना आता है, जिसके पास AK-47 है, तो वो ऐसी स्थिति में वो कुछ भी कर देगी। अगर उसे ये मानना उस स्त्री की बुद्धि और उसकी संवेदना का अपमान है कि वो उसको चुपचाप सह रही है। जिसके पास बंदूक है वो प्रतिकार जरूर करेगी कहीं ना कहीं। नक्सली कैसे भर्ती करते हैं महिलाओं को, क्या तरीका होता है उसका? जैसे पुरुष को करते हैं, बच्चों को छोटी उम्र में 15-16 साल से करीब से गांव जाते हैं और उनको बतलाते हैं, वही जल जंगल जमीन का खौफ दिखाकर कि अगर हमारे पास नहीं आओगे तो सरकार आपके जंगल को छीन ले जाएगी, प्राइवेट कंपनियां आ जाएंगी, उस पर माइनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये नैरेटिव इतना, ये आख्यान इतना सशक्त है गांव में आज भी 2020 में भी कि इसका तोड़ नहीं है भारतीय राज्य के पास। जल जंगल जमीन का जो नारा है, सरकार आज तक ये आश्वस्त नहीं करा पाई है कि हम तुम्हारी जमीन नहीं छीन रहे भाई। आप आज ही अभी कुछ दिन पहले देखिए कि हम जो कोल ब्लॉक की नीलामी कर रहे हैं, उसमें ढेर सारे कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ में हैं, और ये वो कोल ब्लॉक है जो कि भयानक रूप से जो कि भारी जंगल क्षेत्र में है। तो हमें जरूरत क्या है वहां जाने की? सरकार आश्वासन नहीं दे पाती इस आदिवासी को अभी। अपनी किताब की, अपनी रिपोर्टिंग के क्रम में आप कई ऐसे परिवारों से भी मिले जिनको सरेंडर्ड नक्सली भी कहा जा सकता है, या ऐसे जो जिनके माता पिता अभी भी नक्सली हैं और जंगल में हैं, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं, विदेश भी जा रहे हैं। आपने एक ऐसी लड़की से भी बातचीत की। जी जी। उन परिवारों से मिलना कैसा होता है? उनके भीतर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनकी बाइनरी क्या होती है उनके दिमाग में? और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में, वारंगल और कई जगहों पे आपने कहा भी कि ऑन द ग्राउंड भी बहुत ओपनली नक्सल समर्थक मौजूद हैं। जी जी जी। राव और गदर जैसे कवि हों, लेखक हों, वकील हों, तो इतना फर्टाइल ग्राउंड क्यों रहा? इसकी कुछ अगर आप मेरे दर्शक ऐतिहासिक वजहें भी बता सकें कि जो आंध्र प्रदेश का इलाका है वहां पर ये इतना मजबूती कैसे पाया, क्योंकि अभी वो लीड भी कर रहे हैं लगातार। दे आर द वन हु आर डोमिनेटिंग द सेंट्रल कमिटी। जी जी। देखिए, आंध्र में ना बंगाल में और आंध्र प्रदेश में नक्सलवाड़ी और क्रांतिकारी आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी रही है, और ये लगभग आजादी के बाद से ही है। श्रीकाकुलम विद्रोह जो हम सुनते हैं आजादी के तुरंत बाद का है, वो आंध्र इलाके में। यही हालत बंगाल में भी देखते हैं। आप जानते हैं कि नक्सलवाड़ी आंदोलन बंगाल से शुरू हुआ है, और शुरू के लगभग 10 साल जो पूरा नक्सल आंदोलन है वो बंगाली जो कॉमरेड हैं वो उसको डोमिनेट कर रहे हैं। वो कनू सान्याल हो, चारू मजूमदार हो, इत्यादि इत्यादि, वहीं से। लगभग इसी समय आंध्र प्रदेश में भी एक महत्वपूर्ण एक परिवर्तन हो रहा था कि वहां वारंगल, खम्मम, आदिलाबाद और हैदराबाद जैसे कुछ बड़े नगरों में जो बुद्धिजीवी युवा हैं या कॉलेज जाते हैं, बड़े योग्य हैं और अच्छे मतलब कुशाग्र भी हैं, उनके भीतर क्रांति की ललक पैदा हो रही थी, वही वामपंथी क्रांति। आप याद कीजिए 60-70 की बातें हैं, उस समय वामपंथ हमारा मजबूत भी था। तो आंध्र प्रदेश और बंगाल भी ये बहुत ही प्रमुख सेंटर बनकर, केंद्र बनकर उभरे इस क्रांतिकारी आंदोलन के। बंगाल में किन्हीं वजहों से दबता चला गया, वो एक अलग मसला है, थोड़ी देर बाद में हम वहां आ जाएंगे। लेकिन आंध्र में वो लगातार पनपता रहा, और 80 के बाद जब कोंडापल्ली सीतारामैया ने जो PWG की जो स्थापना की, तो वहाँ कई सारे बहुत ही होनहार पीपल्स वॉर ग्रुप PWG, जी जी जी, तो वहाँ कई सारे जो होनहार युवा वो उससे जुड़ गए वो, और ये बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत पढ़े लिखे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर्स थे,
आपको याद हो जो चेरू कुमारी आजाद थे जिनका 2010 में एनकाउंटर हुआ था, हाँ, आदिलाबाद में, जो कि आपको याद हो उस समय चिदम्बरम के साथ जो एक इनफॉर्मल टॉक्स चल रही थी माओवादियों की, तो माओवादी टॉक के दौरान ही एनकाउंटर हुआ था ये। टॉक के दौरान ही हुआ था। और तो दिल्ली में रहते थे वो उस समय, तो नागपुर में आए थे और नागपुर से कहते हैं कि पुलिस पकड़कर उनको आदिलाबाद में ले गई वगैरह वगैरह, वो सारी कहानी बताई है हम सब लोगों को। तो हाँ, तो चेरू कुमारी ये आजाद जो हैं वो वारंगल इंजीनियरिंग कॉलेज के बड़े भारी टॉपर थे अपने बैच के, गोल्ड मेडलिस्ट टाइप के। वारंगल में तो एनआईटी है शायद। हाँ, वो अब एनआईटी हो गया है। हाँ, पहले तो काफी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज है वो। हाँ, तो ये लोग बड़े अच्छे कॉलेजेस से आते थे और ये क्रांति का सपना लिए ये जी रहे थे। तब इनको अचानक से एहसास हुआ कि हमें एक बेस आर्मी चाहिए, गुरिल्ला आर्मी चाहिए अगर वाकई क्रांति लानी है। तो उस गुरिल्ला आर्मी की स्थापना के लिए इन्हें जगह चाहिए थी या जंगल चाहिए था। तब ये धीरे धीरे 80 के दशक के शुरुआती सालों में ये बस्तर में और दंडकारण्य में प्रवेश करना शुरू करते हैं। इस तरह से दंडकारण्य 80 के दशक के बाद एक विराट नक्सल लेबोरेटरी बनता है, प्रयोगशाला बनता है, जहां आदिवासी को इस युद्ध का जमीनी सैनिक बनाया जाता है। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। और तर्क लगातार वही रहे 80 से लेके अब तक, जल जंगल जमीन बदलते रहे हैं, ऐसा नहीं है, संपूर्ण क्रांति रहा है, अभी भी वही है। लेकिन जल जंगल जमीन का जो नारा है ना, वो आदिवासी के लिए सबसे उपयुक्त बैठता है। मसलन बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो हम बताया जिस एनआईटी से आ रहा है, उसके लिए जल जंगल जमीन का महत्व नहीं है, जैसे मेरे और आपके लिए मसलन। वो लाल किले पर लाल झंडे से कम पर उसे तसल्ली नहीं होगी, लेकिन आदिवासी के लिए इतनी ही बात बहुत है कि उसकी जगह किसी तरह से बची रहेगी। तो ये नारा जब केंद्रीय बन गया तो बड़ी भारी मात्रा में जंगल का आदिवासी नक्सलियों के साथ जुड़ गया। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप बड़े पैमाने पर उन इलाकों में रहने वाले आदिवासियों से बात करते हैं तो उनकी स्थिति बड़ी निरीह सी नहीं लगती है? मतलब इधर से पुलिस आ रही है कि तुम इन्फॉर्मर हो, उधर से नक्सली आ रहे हैं कि तुम इन्फॉर्मर हो। मतलब वो एक आदमी इन सब चीजों से मुक्त होकर जीना चाहे तो क्या करे? उसके बाद विकल्प तो शहर में पलायन का बचता है ना। आपने एक जगह लिखा भी है और उसकी स्थिति भी दिखाई कि जब वो अपने घर में थे तो कैसे हमारी खातिर करते थे और अब नारायणपुर में मजदूरी कर रहे हैं तो कैसे नजर आ रहे हैं। जी जी जी। तो ये तो बड़ी विकट त्रासदी है इस युद्ध की कि माओवादी नेता जो ये दम भरते हैं कि वो इस आदिवासी या जंगल की स्थिति सुधारेंगे, दरअसल उन्होंने भी जंगल का नाश किया है। उन्होंने भी आदिवासी रीति रिवाज, आदिवासी देवी देवता, उनको भी हतोत्साहित किया है। भाई, जो आदिवासी अपने बूढ़ा देव और अपने अंगा देव और अपने वृक्ष, अपने महुआ, अपने सल्फी के इर्द गिर्द जीता आया था, उस आदिवासी को आपने बंदूक पकड़ाकर राज्य के खिलाफ युद्ध में झोंक दिया। उसको इसकी दरकार नहीं थी। आपने उसको मार्क्स और इतिहास और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के वो पाठ देने शुरू किए जिसकी उसको कोई जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल। तो वो चाहता भी नहीं था शायद। दिस वाज द लास्ट थिंग, द लेक्चर्स ऑन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, कि उसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसे पढ़ाए जाते हैं, उसे वर्ग संघर्ष और उसे प्लासी का युद्ध इत्यादि बतलाया जाता है। शायद उसको जरूरत नहीं है इसकी। किस तरीके का मटेरियल सर्कुलेट किया जाता है आशुतोष, काडर के बीच और समर्थकों के बीच? आपने उस मटेरियल का जिक्र किया, मैं चाहता हूं दर्शकों को भी बताएं। मतलब हिस्ट्री किस तरह से पढ़ाई जाती है, क्या कह के मोटिवेट किया जाता है? मतलब आप स्टेट से कैसे, मतलब एक बहुत ही लीनियर शहरी सेंस में बात करूं तो आप कब तक और कैसे स्टेट से लड़ सकते हो? मतलब वो किस किस्म का रोमांटिसिज्म है? देखिए, इसको अगर उनके संदर्भ में देखना है जी, है ना, मतलब ये मुझे भी लगता है रोमांटिक है, ये मेरी एक दृष्टि है, लेकिन जब मैं उस जगह जाकर देखने की कोशिश करता हूं तो उनके लिए ये एक क्रूर और तानाशाही सत्ता से अपने अधिकार के लिए लड़ाई है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बार मैं किसी बड़े माओवादी से यही बात कर रहा, आइडियोलॉग से बात कर रहा था,
कि आप कौन सी लड़ाई जीतोगे भाई। इंडियन स्टेट बहुत पावरफुल है, आप नहीं जीत पाओगे। आप कौन सी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कंडीशंस की बात करते हो, कौन सी स्थिति परिवर्तन आने वाला है। तब उसने बड़ी विचित्र बात कही, उसका मेरे पास जवाब नहीं था, शायद आप और आपके दर्शकों के पास हो। उनका कहना था कि आपका पहला प्रधानमंत्री कई दशकों तक इस देश का सबसे चहेता नेता रहा आता है। वो प्रधानमंत्री जिसने इस आधुनिक भारत, स्वतंत्र भारत की नींव रखी है, अच्छी या बुरी नींव रखी है उसने। पिछले 3-4 सालों में वो व्यक्ति आज देश का सबसे बड़ा विलेन बन जाता है। क्या आपने कल्पना की थी ऐसे इस तरह से ऐतिहासिक स्थितियां झटके से बदल जाएंगी? और अगर आपने नहीं की थी तो हम पर कैसे प्रश्न कर सकते हैं? इंटरेस्टिंग। तो उनको लगता है कि वो सुबह कभी तो आएगी जब वो तय मानकर बैठे हैं कि एक जीवन में, एक जन्म में क्रांति संभव नहीं है, यानी कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इसको संभव कर देंगी। तो उस सपने को लेकर जी रहे हैं। अब आप उस सपने जी बताएं। पर आशुतोष उनकी मतलब किसी को इन्फॉर्मर बता के जनता की अदालत जो वो बोलते हैं, है ना, उसमें गुनहगार ठहराना और फिर गांव वालों को कहना कि इसको पत्थर फेंक फेंक के मार डालो। जी क्रांति का मतलब ये उनकी सत्ता के चलने में खौफ कितना बड़ा कारक है। देखिए, उनकी सत्ता के निर्धारण में खौफ उतना ही बड़ा कारक है जितना कि कई और सत्ताओं के लिए होता है। जी, हम जानते हैं कि स्टेट अथॉरिटी वायलेंस और फियर इन दोनों के बगैर नहीं चल सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वायलेंस और फियर, डर और हिंसा, इसका जस्ट प्रयोग कैसे हो, इसका न्यायोचित प्रयोग कैसे हो। तो समस्या है इसका निर्धारण कौन करेगा। जो आप कह रहे हैं मैं पूरी तरह से सहमत हूं, मेरी उनसे बहुत बहस होती है कि बहुत गलत है ये कि आप कैसे पत्थर पीट के मार सकते हो। तो ये एकदम सही बात है कि सत्ता, ये उनकी सत्ता बहुत हद तक खौफ पर निर्भर है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सत्ता का चरित्र भी है जो हम वर्तमान में इर्द गिर्द देखते हैं। सत्ता अपने आप को खौफ के जरिए ही प्रकट करना चाहती है। ये 2000 के बरस के बाद से जो जितने भी ये सशस्त्र चरमपंथी हैं उनमें एक किस्म का एकीकरण होता है, जो अलग अलग गुट हैं। कहीं पर एमसीसी है, कहीं पर पीपल्स वॉर ग्रुप है, कहीं पर सीपीआई लिबरेशन कुछ कुछ हैं, और ये सब मिलके सीपीआई माओवादी बन जाती है। जी 2004 में मेरे ख्याल से एकीकरण 2004 में होता है। हाँ। अच्छा, चूंकि आपने 6-7 बरस गुजारे हैं, इनके एकीकरण की प्रक्रिया क्या रही? क्योंकि स्टेक होल्डर तो बहुत रहे होंगे, जैसे आप किताब में एक बार झारखंड के उन स्प्लिंटर ग्रुप्स का जिक्र करते हैं जो अब नक्सलियों को ही मार रहे हैं और जिनको पुलिस का प्रोटेक्शन है। देखिए, कई सारे ग्रुप्स यहाँ वहां बटे हुए थे जी। हाँ? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रांतिकारी आंदोलन ये कई राज्यों में अलग अलग तरह से चल रहा था। तो कभी कभी आपस में झड़प भी, इनमें अंतर संघर्ष भी हो जाया करते थे, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक बड़े नेताओं को यह भी लगता था कि अगर हम एक साथ आ जाएं तो शायद हम कहीं सशक्त तरीके से एक जॉइंट फ्रंट बना सकते हैं। तो इस तरह से वो धीरे धीरे करके प्रक्रिया चली और फिर वो 2004 में उस सीपीआई माओवादी का गठन होता है। इस तरह से है। चिदम्बरम के गृह मंत्री रहते हुए एक ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू हुआ था। आशुतोष भारद्वाज के मुताबिक उस ऑपरेशन ग्रीन हंट से नक्सलियों को काबू करने में मदद मिली या उनका और विस्तार हो गया, या इस तरीके से काले और सफेद में जवाब नहीं दिया जा सकता? इतना सरल जवाब नहीं है। हाँ, देखिए, हमें यह भी समझना चाहिए कि भारत सरकार अंततः संविधान पर आधारित सरकार है। हाँ जी। और कोई भी संवैधानिक सत्ता, जिसका कि मैं भी अंग हूं, आप भी अंग हैं, हाँ, अपने राज्य में अनाधिकृत हिंसा को नहीं सहन कर सकती, किसी कीमत पर सहन नहीं कर सकती। वो भले माओवादी हो या कश्मीर का अलगाववादी हो या आपके जो चोर डकैत हो। तो अगर वहां हिंसा हो रही है, अगर वहां जंगल में 10 या 20 या 50 लोग हथियार लेकर आ रहे हैं, तो भारतीय राज्य को यह पूरा अधिकार है, यह उसका दायित्व है
कि हम उस व्यक्ति से हथियार वापस लें। इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। संवैधानिक सरकार नहीं चल पाएगी अगर इस तरह के गुट पनपते रहेंगे तो हथियारबंदी, है ना। हाँ, संविधान पर जो हमारी सरकार, अब समस्या ये है कि इसकी प्रक्रिया क्या हो। हम सभी चाहते हैं कि ये हिंसा बंद हो, तो मेरे ख्याल से जो उचित प्रक्रिया तब होनी चाहिए थी और जो अब भी होनी चाहिए वो एकमात्र यह है कि इनके नेताओं से बातचीत करके संवाद का रास्ता, हमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जब अपन नॉर्थ ईस्ट में इतनी बातें संवाद कर सकते हैं लगातार, तो इनसे क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्यों है कि चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान जब आजाद को वहां का नेगोशिएटर, माओवादियों की तरफ से नेगोशिएटर नियुक्त किया जाता है और आपकी तरफ, सरकार की तरफ से भी है, तो आप एम ए शरी को मार देते हैं। ये कितनी, सोचिए कितनी त्रासद घटना है। ये सरकार के ऊपर, भारत सत्ता के ऊपर कितना बड़ा दाग है कि वो जिस ग्रुप से वार्तालाप कर रही है उसी ग्रुप के संवाद वाहक को वो खत्म कर डालती है, मार देती है वो। तो आप हथियार लें नक्सली से, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ऐसे करेंगे तो आपकी अपनी साख खराब होगी। नहीं, ये आप आशुतोष दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि 80 के दशक तक जो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में चरमपंथी रहता है, एक दिन राजीव गांधी के साथ उसके दस्तखत होते हैं और अगले दिन वो मुख्यमंत्री होता है। जी जी, है ना, ऐसा हुआ है ना मिजोरम में और कई, नागालैंड के जो सारे चरमपंथी ग्रुप हैं उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, फिर मनमोहन सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार लगातार बात कर रही है कई गुटों के साथ। जी जी, उसके भी जो स्प्लिंटर ग्रुप हैं जो आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, उन पे आप कमांडो कार्रवाई भी करते हो। जी जी, पर्रिकर के रक्षा मंत्री रहते हुए जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी सरकार की कही जाती है, जिसमें बर्मा की सीमा में दाखिल होकर उनके कैंप तबाह करते हो, तो दोनों चीजें करते हो। पर मुझे लगता है कि इन सब के बीच आपको उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भी तो भरना होगा ना, जिससे ये ऊर्जा पाते हैं, जिससे ये उर्वरा शक्ति पाते हैं, जिन वजहों का हवाला देके ये रिक्रूट करते रहते हैं। तो उसको फिल करने के लिए क्या किया जा रहा है? मतलब एक तरीका तो सलवा जुडूम का था, जो समझ आ रहा है फेल हो गया। तो सरकारें और क्या कर रही हैं और क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपको थोड़ा इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 2-3 चीजें बताता हूं। जी, आपको याद हो सीपीआई एमएल जो बनती है, सीपीआई, वो उसके कई सारे नेता उससे पहले हिंसक नक्सलवादी आंदोलन के उस आंदोलन में थे वो। तो उन्होंने देर सवेर उनको लगा कि नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है, संसदीय लोकतंत्र में आना होगा, उस पर आ जाने चाहिए। वो आए भी। बिहार में कई सारे माओवादी नेता वो बंदूक छोड़कर वो चुनाव लड़ चुके हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है कामेश्वर बैठा पलामू के, जो कि सांसद रहे, है ना। और मैं आपको एक और अंदर की बात बता सकता हूं कि माओवादियों के बीच, दंडकारण्य के माओवादियों के बीच भी ये विमर्श लगातार चलता रहा है कि क्या हमें लिमिटेड पार्टिसिपेशन करना चाहिए क्या डेमोक्रेसी में किसी तरीके से। और पंचायतों के चुनाव में तो वो करते भी हैं, कई सारे उनके अपने सरपंच पंच लगभग अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाते हैं। तो ये चर्निंग वहां भी चल रही है, ये दुविधा, ये छटपटाहट के हमें ये शायद ये दीर्घकालीन लड़ाई सफल नहीं हो पाएगी, कोई और तरीका अपनाया जाए, ये वहां भी चल रही है। अब ये सरकार के ऊपर है कि जिसके पास इतने इनपुट्स हैं, तो इस चर्निंग को किस तरह से अपने लिए एनकरेज किया जाए, अपने फायदे के लिए, राज्य के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब आप ये बताइए, अब आप छत्तीसगढ़ मसलन जितने सरेंडर्ड नक्सल्स हैं उन सब के सबको लाकर अगर बजाय उनको घर देने के, नौकरी देने के, उनको फिर से वापस बंदूक देकर गोपनीय सैनिक बना लेती है या ऑक्सिलरी कांस्टेबल बना लेती है, सहायक आरक्षक, फिर से नक्सल मोर्चे पर लड़ने भेज देती है, तो आपकी नक्सल नीति धरी की धरी रह गई। आपकी क्या नक्सल नीति है आखिर? आपने 5000 लोगों को सरेंडर करवाया, कुछ फोर्स से, कुछ फ्रॉड से, और फिर वापस उनको आपने भेज दिया फिर से लड़ने के लिए। तो आप तो उस आदिवासी को मनुष्य भी नहीं समझ रहे हो। आशुतोष, वहां रहने के क्रम में आपकी उस सीआरपीएफ पर्सनल से भी खूब बात होती होगी जो देश के अलग अलग हिस्सों से रिक्रूट हुए हैं और वहां पर तैनात किए गए हैं। उनके मन में क्या चलता है? मतलब उनके लिए सिर्फ ये एक कवायद है, उनको उनकी ट्रेनिंग है, उनको वहां पे भेजा गया है तो उनको ऑपरेशन करना है, या वो भी विचार विनिमय, सांस्कृतिक आदान प्रदान, द्वंद्व, वो सब करते हैं? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हिंदी के ही एक और कहानीकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार रहे, अनिल यादव,
वो जो चर्चित यात्रा वृतांत है, जी जी। उसका जो शीर्षक है वो भी ऐसे ही आता है। वो कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट घूमने जा रहे हैं, बोल रहे तो वो एक सीआरपीएफ के या पैरामिलिट्री के कोई बैठे होते हैं बोगी में, तो कहते अरे वो भी कोई घूमने की जगह, वह भी कोई देश है महाराज। ये वाला रवैया रहता है, या वहां पे भी कुछ लोगों को लगता है? क्योंकि मैंने अपने स्तर पर जब भी बातचीत की है प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से और पैरामिलिट्री के लोगों से, तो उनके अंदर भी एक चर्निंग चलती है कि जो तौर तरीके हैं केंद्र के या राज्यों के, कि वहां से आए और उन्होंने आदेश दिया ये कर लो वो कर लो, वो लोग ग्राउंड रियलिटी समझ नहीं रहे हैं। इस तरह की बातें भी आती हैं। देखिए, सीआरपीएफ के साथ एक प्रोसीजरल समस्या, व्यावहारिक समस्या ये है कि वो कम समय के लिए वहां रहती है। वो जाती है और फिर लौट आती है। अगर आप छत्तीसगढ़ के जवान को देखेंगे, वो वहीं है और उसका स्टेक है कि उसे उस जगह को खाली करवाना है, तब वो उसकी अपनी जगह है। वो सीआरपीएफ के साथ एक समस्या ये है कि एक भावनात्मक लगाव नहीं है, और अगर कोई एकदम नया रिक्रूट आया है तो उसके अंदर तो उतना जज्बा भी हो सकता है, इतना गहरा ना हो, और प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं होती कई बार, जो काउंटर इंसर्जेंसी, खासकर नक्सल इंसर्जेंसी की ट्रेनिंग है। देखिए, नक्सल इंसर्जेंसी कश्मीर मिलिटेंसी से अलग है, और इन दोनों में बुनियादी तौर से अंतर है, और हमको लगता है कि एक ही फोर्स दोनों जगह को, शायद दोनों जगह से अगर डील कर सकती है। इसका अर्थ है कि हम शायद, हमारी सत्ता मतलब, वो समझ नहीं पा रही है इन दोनों इंसर्जेंसीज के बुनियादी भेद को। दोनों को अलग चश्मे से देखने की जरूरत है। तो सीआरपीएफ जब वहां पहुंचती है तो अक्सर अमूमन वो समझ नहीं पाते हैं कई लोग कि आखिर ये है क्या, और जब तक वो समझ पाते हैं उस नक्सल समस्या को, तब तक उनका विड्रॉल ऑर्डर आ जाता है। अब ये जंगल वॉरफेयर की जो बार बार बात होती है कि नई नई तकनीकी, नई नई चीजें, या टीवी की बहस में उस पूरी इलाके और वहां की परिस्थितियों से नावाकिफ लोग कह देते हैं, आपने जिक्र भी किया है किताब में कि साहब हम सारे गाड़ियां ऐसी क्यों नहीं भेजते हैं जो लैंडमाइन प्रूफ हो। जी जी। तो ये जो राज्य लगातार अपने आप को अपडेट कर रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं इस लड़ाई के लिए? और दाखिल भी हो रहा है, आपने बताया कि कितना ही अबूझमाड़ का इलाका है, मतलब इंद्रावती नदी के पार तो हमें पता ही नहीं है, जी जी जी। नहीं हुआ है दशकों से कि वहां भीतर है क्या, कैसा है। मुझे अभी भी लगता है कि राज्य शायद इस लड़ाई को समझ नहीं पा रहा है, जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ बनी है अंदर जा जाकर, क्योंकि ये जिस तरह से आदिवासी जीवन को ये चित्रित करते हैं, या जो कंसेप्ट इनके मन में है, वो शायद है नहीं जो वाकई वहां है। क्योंकि देखिए, जो पॉलिसी मेकर्स है वो तो अंदर जाते नहीं हैं, वो कभी नहीं गए हैं, तो इनके पास सिर्फ इनपुट्स आते हैं जो कि इनके खबरी लोगों के द्वारा आते हैं। और आप जानते हैं कि जब आप पूरी तरह से ग्राउंड लेवल के फोर्स के इनपुट्स पर आप निर्भर हो जाओगे, तो बहुत संभव है वो सेंसर करके बताएगा या आपको खुश करने के लिए कुछ खास किस्म की चीजें बताएगा। तो सरकार को मेरे ख्याल से बहुत अधिक अंदेशा भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं है कि अंदर हो क्या रहा है। तो कई बार तो मुझे लगता है जैसे ब्लाइंड गेम चल रहा है, जैसे ब्लाइंड में बाजी चली जा रही है के बाद एक, इस उम्मीद में है कि शायद 5 साल बाद, 10 साल बाद इसी तरह से फोर्स के डिप्लॉयमेंट से हम जंगल को साफ कर सकते हैं, जो संभव नहीं है मेरे ख्याल से। लोगों के बारे में पढ़ते हुए आशुतोष, मैंने ये सुना था कि जो आंध्र प्रदेश के कमांडोज हैं, जिनको ग्रेहाउंड्स बोला जाता है जी, उनसे बहुत खौफ खाते हैं नक्सली, ये सत्य है क्या? और कहा जाता है कि उन्होंने ही लगातार ऑपरेशन करके आंध्र प्रदेश में काफी कम कर दिया है इसको। देखिए, आंध्र में जो कम हुआ नक्सल आंदोलन, उसकी कई सारी ऐतिहासिक वजह रही है। आंध्र का जो मॉडल है वो सिर्फ ग्रे हाउंड पर केंद्रित नहीं है। आंध्र ने क्या किया कि सबसे पहले तो उन्होंने उन जगहों पर विकास के कार्यक्रम बहुत सारे चलाए और कल्चरल एक्टिविटीज भी उन्होंने वहां की है। तो आंध्र ने मल्टी प्रोंग अटैक किया है। आंध्र के पुलिस वालों ने ये स्वीकारा है 90 के दशक में कि सिर्फ बंदूक से हम इस पर विजय नहीं पा सकेंगे। एक बात। दूसरी बात, आप ये भी देखिए कि आंध्र ने ये भी समझा कि अगर 2-4 जगह अगर सेमिनार हो रही हैं हैदराबाद में या विशाखापट्टनम में, 2-4 जगह पर्चे बांटे जा रहे हैं, तो इसमें आपको यूएपीए लगाने की या एनएसए लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये
भाई अगर आप हिंसा नहीं कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी वॉल्व है, गुस्सा निकल रहा है, निकलने दीजिए। हाँ, वो अगर बोल रहा है तो बोलने दीजिए उसको। लेकिन जब आप, अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, अभी इन्होंने वरवराव को अंदर कर रखा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2014 में मैं हैदराबाद में था। 2014 सीपीआई माओइस्ट के गठन की 10वीं वर्षगांठ थी। अगस्त में हैदराबाद के बहुत बड़े कन्वेंशन, एक बड़े सेंटर में, कल्चरल सेंटर में एक विराट सेमिनार होता है। मैं वहां उपस्थित हूं। कई सारे लोग, लेखक, पत्रकार, सरकारी अधिकारी इत्यादि इत्यादि आते हैं और वो वहां माओवादियों के समर्थन में बातें करते हैं। मैं अगले दिन जाकर पुलिस वाले से पूछता हूं, ये कैसे संभव है? ये न तो रायपुर में हो सकता है, न दिल्ली में हो सकता है, ये तो कहीं संभव नहीं है। तो कहते हैं कि ये भूल जाइए, आप ये बताइए हमारे राज्य में हिंसा दिखती है आपको? कहता नहीं। मैंने कहा नहीं। कहते आपको कोई दिख रहा है गतिविधियां, हिंसक गतिविधियां? मैंने कहा नहीं। बोले फिर क्या दिक्कत है? ये पूरे आईपीएस ऑफिसर कह रहे हैं मुझसे कि अगर 2, 4, 10, 20 लोग, अगर जैसे आपने सेफ्टी वॉल थ्योरी कही अभी, अगर अपना आक्रोश, अपनी अभिव्यक्त कर रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आंध्र ने एक तो ये किया, और दूसरी बात, आंध्र के पास एक बहुत मजबूत सिविल सोसाइटी मूवमेंट रहा है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। आंध्र के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट लीडरशिप रही है। तो जब आपके पास मजबूत सिविल सोसाइटी होगी, जिसमें लेखक है, एडवोकेट है, पत्रकार हैं, तो वो न सिर्फ सरकार पर दबाव डालेंगे, वो माओवादियों पर भी दबाव डालेंगे हिंसा बंद करने के लिए। तो सिविल सोसाइटी जो होती है वो एक बफर जोन क्रिएट करती है। वो बाध्य करती है दोनों तरफ के, दोनों पक्षों को, दोनों अतिवादियों को, कि आपको एक कहीं कॉमन ग्राउंड पर आना ही पड़ेगा। तो आंध्र की सक्सेस में इस सिविल सोसाइटी का, इस स्टूडेंट मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। ये वापस से जिन लोगों के बारे में बात हो रही है, हम लोग बहुत, मतलब मेरे चूंकि सवाल वैसे रहे तो हम बहुत सारी ऐतिहासिक फैसलों और उन सब की समीक्षाओं में लग गए जी। जब ये गांव के लोग हैं या सीआरपीएफ के लोग हैं या नक्सली भी हैं, तो वो उस क्षणभंगुरता के उसमें कितना रहते हैं कि यार अभी जा रहे हैं, पता नहीं शाम को लौटेंगे नहीं, क्योंकि माइंस बिछी हुई हैं, एम्बुश है, और ये संशय सबको ही है मेरे ख्याल से जो वहां पर है, या ये हमें यहाँ बैठकर लगता है वहां पे वो एक चल रहा है जीवन जिसमें बीच बीच में कोई इस तरह की कार्रवाई होती दिखती है, बीच बीच में कार्रवाई दिखती है, फिर बीच बीच में कहीं पर जो जवान शहीद हुए उनके स्मारक हैं, फिर कहीं कोई नक्सली मारा गया उनके स्मारक हैं। ये तो देखिए उस जीवन का अभिन्न अंग है जो सब आप कह रहे हैं। ये सारी चीजें वहां घुल मिल गई हैं। आप उसे आज की तारीख में, जब 40 साल से लगभग माओवादी वहां है, आप इस स्मारक को, इस लहू को महुआ से अलग करके नहीं देख सकते। मेरे ख्याल से बस्तर की जो सांस्कृतिक चेतना है वो खुद पिछले 40 सालों में बुनियादी तौर पर परिवर्तित हो चुकी है। आज से 40 साल पहले बस्तर शब्द सुनने से जो हम लोगों के मन में, हमारी पिछली पीढ़ी के मन में जो एक स्मृति उमड़ती थी, वो आज नहीं उमड़ती। तो ये चेतना न सिर्फ हम आउटसाइडर्स के लिए बदली है, बल्कि जो वहां का व्यक्ति है उसके लिए भी बदल चुकी है। उसकी भी चेतना परिवर्तित हो चुकी है। उसे भी मालूम है कब न जाने कहाँ हमला हो जाएगा, कहाँ उसका लहू से साक्षात्कार हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से अब उसका अभिन्न अंग है बस्तर का। आशुतोष, एक सवाल मेरा ये है, मतलब मैं तो आपसे घंटों पूछ सकता हूं लेकिन वक्त की पाबंदी है, कि जैसे आपने एक लंबे समय तक वहां पर कवर किया, ठीक है, उसके बाद आप दूसरे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में भी गए, तो अभी ऐसा लगता है कि एक बार फिर बार बार वहां जाकर देखना है कि अब क्या बदला। आपने एक जगह जिक्र भी किया कि जब मैं पहली बार आया था तब स्थितियां ऐसी थी, अब ऐसी हैं। लगता है कि उन जगहों पर बार बार लौट कर जाना है अपने अनुभव को मांझने के लिए। मैं तो जाता रहता हूँ, अभी हाल ही गया था इस लॉकडाउन से कुछ समय पहले, और मैं लगातार अपने आप को, कोशिश रहती है मेरी यही कि देखता रहूंगा हो क्या रहा है। ये तो मैं जाता रहता हूँ। एक आखिरी सवाल, मैंने हालांकि पिछले में ही आखिरी बोल दिया था, जो हम बार बार कह रहे हैं कि राज्य समझ नहीं रहे हैं, और या फिर बहुत सारे स्टेक हैं कि किसी को माइनिंग करवानी है तो वो इधर भी पैसा दे रहा है, उधर भी पैसा दे रहा है। एक बड़ा चर्चित केस भी है वो छत्तीसगढ़ का,
जी जी। इनका, जिसमें कार्रवाइयां भी हुई हैं। समझने का एक क्रम क्या इससे हो सकता है, जैसे जैसे आपने जिक्र किया कि जो जो नक्सली हैं वो जो आदिवासियों की भाषा है उस भाषा में चीजें छपते छापते छपवाते हैं, वो स्थानीय, मतलब वो जिसको हम लोग कम्युनिकेशन में कनेक्ट थ्योरी बोलते हैं, जी जी। वो चीज अब सरकार भी करी। जैसे आपने ओपी चौधरी का जिक्र किया जो दंतेवाड़ा में डीएम रहे, तो उन्होंने गोंडी में वर्णमाला शुरू की। जी जी। इस तरीके के क्या छोटे छोटे प्रयोग यदि खूब हों और जो वहां तैनात हैं वो जाएं भी तो अपनी अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, तो जिसको हम बोलते हैं एक सॉफ्ट टच, एक पैरेलल, एक वो तो चलता ही रहेगा, ऑपरेशन चल रहे हैं, पर एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी चलती रहे राज्य के अंदर ही, जहां पे उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो, उनके पुनर्वास की कोशिश हो, तो ये ज्यादा तसल्ली बख्श नतीजे दे पाएगा। एकदम सही कह रहे हैं आप। और मैं इसमें थोड़ा ये विस्तार और करूंगा कि भारतीय राज्य और इस राज्य की जितनी भी अथॉरिटीज हैं, वो ऊपर कलेक्टर से लेकर एकदम डीएफओ तक या फॉरेस्ट गार्ड तक, इन सब को यह समझना होगा, इनकी चेतना में यह बिठाना होगा कि आदिवासी और उसका जंगल कोई ये दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है। आदिवासी, उसका अपने जंगल पर उतना ही अधिकार है जितना आपका अपने मयूर विहार के फ्लैट पर अधिकार है। अगर आपसे आपका मयूर विहार का फ्लैट नहीं छीना जा सकता बंदूक की नोक पर, तो आप उससे उसका जंगल ग्राम सभा के पैसा के कुछ कानूनों को यहाँ तोड़ मरोड़ करके नहीं छीन सकते, वहां बीएसएफ या सीआरपीएफ की बटालियन लगाकर नहीं छीन सकते। जिस दिन आदिवासी को यह भरोसा हो जाएगा, बस्तर हो या मल्कानगिरी हो या गढ़चिरौली हो, कि सत्ता उसके लिए एग्जिस्ट करती है, उस दिन वो अपने आप नक्सली से पीछे हटने लगे। आखिर हुआ क्या हो कि नक्सली के पास गया? इसीलिए ना कि उसके मन में सत्ता, एक खौफ, जो आपने खौफ का प्रश्न पूछा है कि नक्सली अपनी सरकार को, नक्सली की सत्ता खौफ पर आधारित है। भारतीय राज्य ने भी तो खौफ के आधार पर ही अपनी सत्ता को आगे बढ़ाया है दंडकारण्य में। तो भारत को इस खौफ से पीछे हटकर, इस खौफ को कहीं परे गंगा में डालकर प्रेम से और हाथ बढ़ाना पड़ेगा आदिवासी की तरफ। मेरे ख्याल से तो ये तरीका है। एक लेखक के तौर पर आपके अंदर किसी भी परिमाण में खौफ या उधेड़बुन थी कि जिसका आपने जिक्र भी किया है कि लेखक अपने किरदारों के साथ कितना एम्पैथी दिखाए या फिर वो यथार्थ के प्रति क्रूर हो जाए और जो है जैसा है उसे ज्यों का त्यों पेश कर दे? आपके मन में इस तरह का अंतर्द्वंद रहा क्या? क्योंकि आप सारे ही स्टेक होल्डर्स की कहानी कह रहे हैं और उस कहानी में दो चीजें दिखती हैं, जैसे वो डबल स्लिट वाला होता है ना फोटोन का, कि वो पार्टिकल भी है और वेव भी है, कि आप जिसकी कहानी कह रहे हैं वो बहुत ही मानवीय ढंग से कह रहे हैं, चाहे वो एक 13 साल का बच्चा है जो स्कूल से आया है और नक्सली जबरन दस्ते में ले आए, या एक नक्सली कमांडर है, या एक सरेंडर कर चुका नक्सली है, या एक सजा सी पाया नक्सली है कि अच्छा तुमको यहां से हटा के पंजाब भेज दिया गया, या पुलिस वाले या गांव वाले या इन्फॉर्मर जो हर वक्त एक डर में है। तो वो एक तो मानवीयता बताते हुए, लेकिन वो साथ में निरपेक्षता भी बरतनी है कि मैं किसी के साथ नहीं खड़ा हूं। वो बर्बरीक वाला जो मामला है कि मुझे तो युद्ध को देखते हुए ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना है, बिना किसी इस राग द्वेष के, कि प्रस्तुत करने के बाद मैं किस तरफ खड़ा हूं, किसके पक्ष में खड़ा हूं, ये सवाल भी पूछा जाएगा। इस किताब को पढ़ के कई लोग जो बड़े लीनियर इंटरप्रिटेशंस में अटके रहते हैं वो क्या देंगे, अरे साहब आप तो नक्सलियों को पूरा विलेन की तरह पेश ही नहीं कर रहे हैं, या उधर कहेंगे कि आपने तो सत्ता की क्रूरता को भरपूर दिखाया ही नहीं। तमगे बांटने वाले बहुत है ना दोनों तरफ, तो ये द्वंद्व उधेड़बुन रहा। देखिए, मैं पीड़ा के पक्ष में खड़ा हूं। मैं वेदना और दर्द को चित्रित करना चाहता था, और मेरे लिए एक सीआरपीएफ के जवान के आंसू हो या नक्सली के या आदिवासी के या इन्फॉर्मर के, मेरे लिए उनमें कोई तात्विक फर्क नहीं था। उनमें तात्कालिक फर्क जरूर है। वो जिस घटना से उपज कर आते हैं, उस घटना की अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारण अलग अलग हैं, लेकिन जब वो लहू गिर रहा है जमीन पर, तो मेरे भीतर उस लहू के डीएनए में कोई फर्क नहीं था। तो मैंने, ये मेरी दृष्टि आप कह सकते हैं, बतौर लेखक भी है, बतौर पत्रकार भी है,
इस तरह से इस किताब का जन्म मेरे भीतर हुआ कि मुझे इस पीड़ा की कथा कहनी है, इस मृत्यु की कथा कहनी है। और मृत्यु आप जानते हैं कि वो भेदभाव नहीं करती है। जैसा आप लिखते भी हैं किताब में कि गोलियां 3 तरह की होती हैं, एक जिन पर आपका नाम लिखा है, दूसरी जी आपका नाम नहीं ही लिखा है, जी जी जी। तीसरी जो यूं ही उड़ रही है। आशुतोष भारद्वाज, एक बार फिर एक पाठक के तौर पर बहुत शुक्रिया। और अब मैं दर्शकों आपसे मुखातिब हूँ, आपको शायद अतिशयोक्ति लगे, बाय द वे मैं पहली बार आशुतोष से मुखामुखम कर रहा हूँ, हमारा कोई पहले का परिचय नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब को जर्नलिज्म के सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, जिनकी पॉलिटिक्स में या इंडियन सोसाइटी में या किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट में दिलचस्पी है, उन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, और सारे जागरूक नागरिकों को पढ़ना चाहिए ताकि वो उस अंतर्द्वंद को समझ सकें। करुणा शब्द मैं बार बार कहता हूं अपने शोज में कि ये करुणा ही है जो इंसान को बचाती है, बेहतर बनाती है। बुद्ध यूं ही बार बार करुणा की बात नहीं कह गए, और बड़े से बड़े शूरवीर भी आखिरी में इसी शब्द की तरफ, इसी भाव की तरफ लौटते हैं। द डेथ स्क्रिप्ट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव रेड इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। मतलब नॉन फिक्शन कैटेगरी में इट्स टू गुड, नॉट ओनली बिकॉज ये सभी पक्षों का वर्णन करती है, बल्कि इतने संवेदनशील ढंग से करती है, इतने साहित्यिक ढंग से करती है कि आप रायपुर के एक 13वीं के भोज की को कैसे जोड़ देते हैं पूरे नैरेटिव से। तो कई जगह आप चिहुकेंगे, चौंकेंगे, और कुछ आपके भीतर जुड़ेगा। और मुझे लगता है किसी भी नई किताब के पास हम इसी गरज से जाते हैं, इसी नियत से जाते हैं, इसी भाव से जाते हैं। बहुत शुक्रिया आशुतोष भारद्वाज, द डेथ स्क्रिप्ट, जिसे पब्लिश किया है हापर कॉलिंस ने। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। थैंक यू सौरभ, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है मैं कुछ काम की बात आपको बता पाया शायद। जी, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो अंग्रेजी में किताब आई है, ये जल्द से जल्द हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में आए। आप इसका प्रबंध करेंगे, क्योंकि जब तक भारतीय भाषाओं में ये किताब नहीं आएगी तब तक इसकी पहुंच बहुत ही सिलेक्टेड वर्ग तक रह जाती है ना। उम्मीद है जल्द आएगी, देखिए। और आप तो हिंदी में लगातार लिखते भी हैं। जी जी। है? तो आप खुद ही करेंगे इसका अनुवाद आशुतोष? हाँ, मैं खुद ही इसको लिखूंगा। कब तक उम्मीद करें हिंदी में ये किताब आ जाएगी? देखिए, मैंने लिख तो काफी लगभग लिया ही है इसको हिंदी में, और करीब महीने भर के अंदर प्रकाशक को शायद दे दूंगा, तो आ जाएगी वो, जो भी समय लगता होगा उसका। चलिए, हिंदी में आ जाएगी तो मैं नए सिरे से पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं किताब वाला। किताब वाला में अगली किताब कौन सी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोग बताते हैं, कई बार नाराज भी होते हैं। अपने राम की भी सीमाएं हैं, हफ्ते में 2-3 पढ़ पाते हैं, फिर उसमें से जो एक दुरुस्त लगती है वो आप तक लेकर आते हैं। आप भी अपनी पढ़ते रहिए, और आपका दरेरा रहा तो जल्द ही हम विमान सीरीज भी शुरू करेंगे, ताकि आपको कई किताबों के बारे में बता सके। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।